This is a free radical reaction. This involves free radical mechanism. And the mechanism starts where sodium, being electropositive metal, lose electron. And will be forming 2Na positive plus 2 इलेक्ट्रॉन. अगर हम CH3Cl को देखें तो CH3Cl बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है जिसके इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ है. इसलिए हम CH3Cl से कभी भी होमोलिटिक क्लीवेज की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. पर जैसे ही Cl को वो रेडीमेड इलेक्ट्रॉन दिखे, इसने कार्बन से कहा यार ऐसा करते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख और मैं अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता हूं. और उस Cl ने उस कार्बन के साथ होमोलिटिक क्लीवेज की, जिससे वहाँ Cl रेडिकल बना जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन उसने वो लिया जो सोडियम ने दिया था, इसलिए Cl बन गया Cl नेगेटिव. और CH3 के ऊपर आ गया रेडिकल. तो वहाँ बन गए 2 CH3 रेडिकल जो अनस्टेबल होते हैं और ये रेडिकल ना के एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं. Not only combine with each other but with themselves also. मतलब आपस में भी कंबाइन करेगा और दूसरे को भी कंबाइन करेगा. पर इस टाइम इत्तेफाक ये है कि आपस में कंबाइन करके भी वही बन रहा है और दूसरे के साथ कंबाइन करके भी वही बन रहा है. और जो बन रहा है वो है ईथेन. तो इस रिएक्शन में हमें एक ध्यान रखना होगा खास बात का, और वो खास बात ये है कि हम यहाँ ऐसा अल्काइल लें कि दोनों रेडिकल्स सेम हो. का मतलब हुआ एक दूसरे के साथ कंबाइन करके भी वही प्रोडक्ट बने और आपस में कंबाइन करके भी वही प्रोडक्ट बने. और ऐसा तभी फिजिबल है if we don't want to prepare any alkane with odd number of carbons. But let us see क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं. So let us take the reaction of CH3 CH2Cl. सारा मैकेनिज्म आपके सामने है. प्लस CH3Cl in presence of 2 sodium. और रेडिकल बन रहे हैं. यहाँ ईथर सॉल्वेंट होता है. जल्दी बताएं कि क्या बना. यहाँ क्या होगा इस बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इस रिएक्शन को
कंप्लीट देखना चाहते हैं पिछली रिएक्शन, तो हमें पता लगेगा कि कंप्लीट रिएक्शन में हमारे पास यहाँ 2 CH3 रेडिकल थे, तो 2 CH3 रेडिकल बने भी थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए क्योंकि 2 लूज भी हुए थे। इसलिए अगर ओवरऑल रिएक्शन हम ऊपर वाली देखें तो 2 CH3 Cl प्लस 2 sodium giving rise to 2 Na positive and Cl negative means 2 NaCl plus CH3 CH3। यस और नो? हमने कहा कि भाई आप रिएक्शन करें जिसमें प्रोडक्ट बताएं कितने बनेंगे। एक आप ले लें CH3 CH2Cl और दूसरा ले लें CH3Cl plus sodium। What will be the product of these reaction and how many products will be getting over here? आप बताएं। अब इसमें साफ हो गया कि जो अल्काइल हैलाइड है उन दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स हैं, और उन डिफरेंट कार्बन्स के रहते वो क्या करते हैं। लेट अस डू। हमने सबसे पहले कहा कि भाई 2 सोडियम ने 2 Na पॉजिटिव बनाए प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन उस अल्काइल हैलाइड ने गेन किए, और यहाँ अल्काइल हैलाइड एक नहीं 2 हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके Cl नेगेटिव को मिला, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके Cl नेगेटिव को मिला, जिन्होंने मिलकर 2 NaCl 2 Cl नेगेटिव बाहर निकाल दिए। सबसे पहला क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रॉन को देखते हुए इनके बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हुई तो फिर Cl रेडिकल बना, और उस क्लीवेज को भी वो जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वही होमोलिटिक करवा रहे हैं, जिससे क्या हुआ कि हमारे पास CH3 रेडिकल बन गया, हमारे पास CH3 CH2 रेडिकल बन गया, प्लस 2 Cl नेगेटिव बन गए। ये जो CH3 CH2 रेडिकल है और जो CH3 रेडिकल है, हमने कहा the two radical not only combine with each other but with themselves also. So when they will combine with each other, CH3 radical and CH3 CH2 radical will join to form propene, which is not the only product but one of the product. They will combine not only with each other, एक दूसरे के साथ नहीं, सिर्फ एक दूसरे के साथ कंबाइन किए तो प्रोपेन बना, बट विद इट सेल्फ ऑल्सो। इट सेल्फ मीन्स CH3 के साथ CH3 कंबाइन किया तो हमारे पास बन गया ईथेन। CH3 CH2 रेडिकल कैसे सोल्यूशन में हम अलग करें कि भाई तू इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा। वो रेडिकल आपस में कंबाइन किया
तो बन गया ब्यूटेन। बट एट द सेम टाइम ये प्रोडक्ट्स तो हैं ही हैं, बट दोनों प्रोडक्ट्स में से देखें तो एक के पास हमें ज़्यादा हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं और दूसरे के पास कम हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। इसलिए 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स ना सिर्फ हम कहें बल्कि यहाँ 5 प्रोडक्ट्स बनेंगे और उन 5 प्रोडक्ट्स में 2 प्रोडक्ट तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुए, बट जो बाकी 2 प्रोडक्ट हुए वो प्रोडक्ट हुए रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ किसी की रिडक्शन हुई, किसकी जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, और किसी की ऑक्सीडेशन हुई, किसकी जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे। इसलिए हमने क्या किया, CH3CH2 रेडिकल will act as a reducing agent, will lose hydrogen, and this CH3 radical will act as oxidizing agent, will gain hydrogen. जब ये हाइड्रोजन गेन करेगा तो CH3 का CH4 बन गया, और जब वो हाइड्रोजन लूज करेगा तो इथाइल रेडिकल का इथीन बन गया। सो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा अगर हम वर्ड्स रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ वर्ड्स रिएक्शन अगर दोनों की कार्बन का सम ऑड है तो ऑड के लिए नहीं आप यूज़ कर सकते, क्योंकि उस ऑड की वजह से वहाँ एक नहीं कई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। सो वी कैनॉट प्रिपेयर इट, वी कैनॉट यूज इट टू प्रिपेयर alkane with odd number of carbons because we get the mixture of product. So here we get the mixture of product, and hence we should say that this Wurtz reaction cannot be used to prepare alkane with odd number of carbons. Yes or no? हालांकि अगर आप उसी के चॉइस का या दोनों का सम इवन हो वो यूज करेंगे, तब भी कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन का होता ही है, वो चाहे माइनर प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। जैसे आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करें और इस रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट्स बताएं, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl plus 2Na giving rise to what? हालांकि दोनों का सम दोनों हैं भी सेम, मैकेनिज्म वही है, CH3 CH2 Cl, वही जो उसने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। सोडियम क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के नाते उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बना दिया 2Na पॉजिटिव डा with the loss of 2 electrons. उस इलेक्ट्रॉन को देखकर उसने Cl ने भी अपनी नीयत थोड़ी बदल दी। देखो जी, हम होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन आपके पास और हमारे पास। CH3 CH2 रेडिकल
उसकी बातों में आ गया और होमोलिटिक क्लीवेज कर दी, जबकि उन Cl ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ले लिए, जिससे कि वहां CH3 CH2 रेडिकल बना, एक नहीं बल्कि 2 बना। और ये CH3 CH2 रेडिकल इन दोनों के पास सेम कार्बन है, का मतलब हुआ they will form the same product when will combine with each other and will form the same product when will combine with itself. So CH3 CH2 CH2 CH3 मेजर प्रोडक्ट तो यही होगा, पर मैं नहीं रोक सकता क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन सेम है। तो हाइड्रोजन सेम है तो सेम में भी एक ने गेन किया और एक ने लूज किया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं होगा, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अब जो ये प्रोडक्ट है ये रिडॉक्स का है, पर जिसकी रिडक्शन हुई वो भी वही है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई। सो दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। सो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर दोनों के दोनों भी सेम हैं तब भी चाहे माइनर ही बनेगा, बट बनेगा जरूर। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वर्ड्स रिएक्शन ठीक है, बट तभी ये कारगर है अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई दूसरा प्रोडक्ट ना बनता हो। दिस इज व्हाट इज वर्ड्स रिएक्शन। यही रिएक्शन अगर दोनों एरोमेटिक के बीच में हो रही हो तो उस रिएक्शन को हम फिटिग रिएक्शन कहते हैं। दोनों के दोनों एरोमेटिक हों द रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन। और अगर एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों साथ में हो रही हो दैट इज कॉल्ड वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। करिए कंप्लीट। 2 हैलोएरीन ले लीजिए। हालांकि हम ये बोलते आए हैं कि जो हैलोएरीन है वो इनर्ट होते हैं, बट किसी मेटल के लिए नहीं। मतलब साफ हो गया कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, सोडियम है, फिर से क्लोरोबेंजीन है, सॉल्वेंट वही ईथर है, और वही 2 NaCl बना। पर वो जो बॉन्ड, जो CCl बॉन्ड, वैसे टूटना मुश्किल था। मेटल के लिए उसको तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता,
क्योंकि मेटल खुद रिएक्टिव होती हैं, और वहां बन गया डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। यस और नो? अब इस सोडियम को अगर आपने कॉपर से सब्स्टिट्यूट किया, हमें पता है कि कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है, पर कॉपर भी दो तरह से एग्जिस्ट करता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई, उसका क्यूप्रस क्लोराइड बन गया और प्रोडक्ट बन गया बाइफिनाइल, जैसा ऊपर बना था। सिर्फ मेटल का फर्क है। हम इस रिएक्शन को कहते हैं कि ये रिएक्शन है पुलमन रिएक्शन। तो ये दो तरीके हैं किस तरह से हैलोएरीन को आप डाइफिनाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने वॉट्स रिएक्शन तब है अगर वो दोनों अल्काइल हैलाइड्स हैं। अगर वो दोनों एराइल हैलाइड है और मेटल सोडियम है, that we all know is called Fittig reaction. पर अगर एक एलिफैटिक है और एक एरोमेटिक है, the reaction is Ward's Fittig reaction. It means if we having chlorobenzene, we having two sodium metals, we having chloromethane, the product which we will be getting is the same, that is 2NaCl, and the phenyl radical and methyl radical will join to form toluene as the major product. So this reaction is called Ward's Fittig reaction. This is reaction of aliphatic alkyl halide with aromatic halide, that is haloarine, to give the product that is toluene. तो इस तरह से वॉट्स रिएक्शन या किसी भी हैलोजन को सोडियम के साथ ट्रीट किया तो क्या बना सामने। लिखिए नेक्स्ट इज व्हाट वी मीन बाय एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, व्हाट वी मीन बाय हॉफमैन एलिमिनेशन। The reaction is here. अभी उसमें CH3 CH2 Br है। मैं कह रहा हूं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन।
एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब हुआ बार बार मिथाइल डालते रहना। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में CH3 को CH3Cl है और नेचर ऑफ रिएक्शन हमें पता लग रहा है, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सो व्हेन वी विल ऐड CH3Cl to ammonia who having active hydrogen, so that this all will happen in the presence of solvent ethanol। अभी हीट नहीं किया, जैसे आपने इसको किया एक्टिव हाइड्रोजन निकल गई HCl और बन गया प्राइमरी अमीन, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन आप कह रहे हो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। फिर से CH3Cl के साथ ट्रीट किया, बार बार ट्रीट करें जब तक कि एग्जॉस्ट ना हो जाए, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। आपने फिर CH3Cl के साथ HCl निकाल दिया और आपके पास बन गया डाई मिथाइल अमीन। फिर उसके साथ CH3Cl, फिर माइनस HCl, फिर बन गया CH3 thrice N, that is tertiary amine। यहां जहां प्राइमरी अमीन बना तो यहां सेकेंडरी अमीन बन गया, तो यहां टर्शरी अमीन बन गया। टर्शरी अमीन को देखें तो स्कैन के ऊपर अभी भी लोन पेयर्स हैं। अगर उसके एन के ऊपर अभी भी लोन पेयर्स हैं का मतलब साफ है कि CH3Cl में अगर Cl नेगेटिव है, CH3 पॉजिटिव है, वो CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये N जो है ये लुईस बेस हुआ और इस लुईस बेस के ऊपर वो अटैक कर सकता है, जिससे कि इसकी वैलेंसी 4 हो गई और यहां हमारे पास बन गया एक क्वाटरनरी सॉल्ट। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, this will decompose on heating। so जो अगला स्टेप जहां हीटिंग का साइन लिखा है वो साइन इधर के लिए ही है कि जब ये एक क्वाटरनरी सॉल्ट बना लेगा, उसके बाद क्वाटरनरी सॉल्ट बनाने के बाद आप इसको हीट करें। जब आपने लिखा है कि इथेनॉल सॉल्वेंट तो है बट फॉलोड बाय हीटिंग, हीटिंग के पहले आपने इसको एक्वस मीडियम में डालना है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो पहले आप इसको डाल दो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। व्हाट इज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड? Moist silver oxide is nothing but it is silver hydroxide।
सिल्वर का प्यार हैलोजेंस, जैसे ही आपने मोएस सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाला, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट कर गया, और प्रेसिपिटेट करने के बाद बना दिया क्वाटरनरी सॉल्ट, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि क्लोराइड तो चला गया, इस क्लोराइड के बजाय अब आ गया हाइड्रोक्साइड। ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने कहा हमने हीट कर दिया। जब आपने इसको हीट किया तो सामने देखें क्या हुआ, ये सॉल्ट टूटा और इसने मिथेनॉल बना दिया, एक मिथाइल OH के साथ चला गया, और बाकी रह गए 3 मिथाइल, जिसको हम कह रहे हैं कि ये है टर्शरी अमीन। तो 2 प्रोडक्ट बन गए, एक तो बना टर्शरी अमीन और एक बन गया मिथेनॉल। पर अभी हम नहीं देख पा रहे हैं कि यहां किसी तरह की एलिमिनेशन हुई हो। तो अभी तक क्या हो गया, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड एंड फॉलोड बाय हीटिंग। इसके बाद क्या हुआ, अब आया असली हॉफमैन एलिमिनेशन। अगर आपके पास अगर आपके पास 3 मिथाइल होते और चौथा होता इथाइल क्लोराइड, मतलब आपकी रिएक्शन यहां तक पहुंच गई थी, क्वाटरनरी मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कोई एलिमिनेशन नहीं होती, क्योंकि कार्बन सिर्फ एक है, इसलिए वहां मिथेनॉल बन गया। इसलिए उस केस में हमने उसको स्टडी नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि अगर एक एल्काइल हैलाइड कोई और हो मतलब इथाइल क्लोराइड हो, इथाइल क्लोराइड हो, और हो मतलब प्रोपाइल क्लोराइड हो, तो हम हॉफमैन एलिमिनेशन की बात करते हैं। चलिए, जब आपने इसमें इथाइल क्लोराइड डाल दिया तो क्या हुआ, जब आपने इसमें इथाइल क्लोराइड डाल दिया तो आपके पास बन गया ट्राई मिथाइल इथाइल अमोनियम क्लोराइड followed by hydrolysis with moist silver oxide। जब आपने इसमें moist silver oxide डाला तो फिर क्वाटरनरी सॉल्ट तो वही रहा, पर क्लोराइड तो सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट कर गया, और प्रेसिपिटेशन के बाद अगर हमारे पास कुछ बचा है तो वो बचा है क्वाटरनरी सॉल्ट, पर उसमें इस बार एक एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, एंड दिस इज विथ AgCl as the product precipitated। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर
ये आपके पास CH3 CH2 Cl होता तो सब कुछ ऐसा होता। इसलिए यहां जो क्वाटरनरी सॉल्ट बनता, उस क्वाटरनरी सॉल्ट में हमारे पास इथाइल के बजाय यहां प्रोपाइल होता। और अगर ये दोनों ही हैं तो मैं कहता हूं कि भाई एक बार इथाइल बना और एक बार प्रोपाइल बना। इस रिएक्शन को डिफरेंट रिएक्शन माना जाए जिसमें CH3 ट्वाइस हो, NH हो, उसमें मैं एक जहां इथाइल क्लोराइड डालूं तो दूसरा वहां मैं प्रोपाइल क्लोराइड डालूं। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ कि जब आपने ऐसा किया तो आपके पास नीचे वाला प्रोडक्ट होगा, जब आपने ऐसा किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट है। और इसको करना है हीट। दोनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ इथाइल और प्रोपाइल ये फर्क है। तो इसका प्रोडक्ट ये है। का मतलब साफ हो गया कि इसको हीट करें। तो जहां उस केस में आपने हीट किया, ऊपर वाले केस में, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने इसको हीट किया तो हीट करने से टर्शरी अमीन निकल गई। और टर्शरी अमीन कौन निकल सकती थी? एक ही पॉसिबिलिटी थी, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। पर टर्शरी अमीन के निकलने के साथ आपके पास वहां एक इथेनॉल भी बना, और आपने क्या कर दिया? ऊपर से हीट कर दिया। का मतलब इथेनॉल नहीं बना, इथीन बने। दैट इज व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। अभी भी आपको इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लगेगी जितनी इंपॉर्टेंस अब लगेगी। अब क्या हुआ कि अब हम प्रॉब्लम में फंस गए, क्योंकि दो एल्काइल थे। जब मैं जनरल ऑर्गेनिक करवा दी तब कहा आपको दैट हॉफमैन एलिमिनेशन में लेस एल्काइलेटेड प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल। इसका मतलब हुआ एलिमिनेशन ना के प्रोपीन की होगी, बल्कि एलिमिनेशन इथाइल की होगी, इथीन बनेगा, ना कि प्रोपीन बनेगा। इसी को ही हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं। तो साथ में हमारे पास बन गया
टर्शरी अमीन और उस टर्शरी अमीन में किसकी कार्बन है? उस टर्शरी अमीन में मिथाइल तो है ही है, उसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर जो उसके अंदर एक नई कार्बन आई है वो कार्बन है प्रोपाइल की, ना कि इथाइल की। इसलिए वहां इथेनॉल बना था, जिसने मिलकर क्या बना दिया? डिहाइड्रेशन से इथीन बना दिया। ऐसा हॉफमैन एलिमिनेशन हमने तब भी पढ़ा था जब हमने कहा था अल्कोहलिक KOH को जब फ्लोरो एल्केन के साथ ट्रीट करोगे तो लेस अल्काइलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, सैटिजेफ प्रोडक्ट कम बनेगा। डोमिनेटिंग कौन होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं अगली रिएक्शन में देखें। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास CH3 CHCl CH2 CH3 in presence of अल्कोहलिक KOH था, और हमें पता है कि अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है। उसने एलिमिनेशन की, जिस कार्बन पर हैलोजन है वो अल्फा है, तो बीटा ये भी है, तो बीटा ये भी। तो हमने कहा कि भाई देखो KCl बन गया, वाटर बन गया, डी हाइड्रो हैलोजनेशन, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, but with the help of beta hydrogen, so this is beta elimination. इस डिहाइड्रोहैलोजनेशन में जो बना वो कौन है? इस कि भाई दो प्रोडक्ट बने, वन इज ब्यूटवानीन and one is butene, जिसके बारे में सेटजेफ ने कहा, जेटसैब ने कहा कि भाई ये मेजर प्रोडक्ट है। और जब हमने इसको मेजर बोल दिया तो हमने कह दिया कि भाई ये सेटजेफ रूल है जो कहता है कि अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो उस बीटा हाइड्रोजन से, बीटा कार्बन से, उस एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, हु विल गिव मोर स्टेबल alkene. So this is with 6 hyperconjugated structures. The same halogens, same halogen, but what we did is लिया हमने वही, कौन? अल्कोहलिक KOH लिया, बट कैसे लिखा था? ऐसे। That is, this is tertiary butyl alcohol. Tertiary means tertiary alcohol में आपने KOH को बनाया है. So when it will be alcohol, but कौन सा? Tertiary butyl, who is a bulkier alcohol.
then instead of butene, the major product will be butanene. The major product will be butanene and not butene. तो भाई मेजर यहां ये हो गया, तो ये तो सैटजेफ के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है कि वहां दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट वो प्रोडक्ट बनेगा माइनर प्रोडक्ट, एंड दिस इज what is Hoffman rule, and hence this is called Hoffman elimination. Not only this, but if the halogen is fluorine, then the primary hydrogen will be primary beta hydrogen will be more active. If it will be more active, that clearly means that आपने फ्लोरीन के साथ जो प्राइमरी बीटा हाइड्रोजन होगा, यहां तो कौन गया था? सेकेंडरी गया था। और आप वैसे भी खुद सोचें तो प्राइमरी बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितने अल्काइल ग्रुप्स हों उतनी हाइड्रोजन कम एक्टिव हो जाती है। You treated this with the same alcoholic AOH, not bulkier, but being fluorine, the primary hydrogen, beta hydrogen, will be more active, and hence from here the major product will be butanene and not butene. Butene will be there, but that is minor product. इसका मतलब साफ हो गया कि भाई हॉफमैन एलिमिनेशन में कोई मायने नहीं रखता, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मायने रखता है तो सिर्फ स्टेरिक फैक्टर। सो दिस इज नथिंग बट हॉफमैन एलिमिनेशन। तो एक बार हमने कोई रिएक्शन शुरू कर दी तो उससे जुड़ी हुई सारी बारीकियां वहीं कर दी जाएंगी, और वो चाहे आगे कहीं भी आएगा। इसलिए आप प्रोडक्ट बताएं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन।
So silver oxide moisture is silver hydroxide, who will first form the hydroxide of the quaternary salt. Yes, no? So this question mark is here, where there will be hydroxide, and on hitting it, what I'll be getting is, I should say it is CS3 and CS3, CS2, CH2, and this is जो उसके साथ बॉन्डेड है, जैसा बॉन्डेड है, और I can write simply this will remain as it is. जो लेस एल्काइलेटेड था उसकी एल्कीन बन जाएगी. So the end product will be, and this is what we are saying is application of Hofmann elimination reaction. Next we are having is very important reaction. We did in +1 also. The reaction was to synthesize Grignard. And the method of synthesizing, which so we are having here CBr जो है वो इनर्ट है, हमें पता है, बट मेटल के लिए कोई इनर्ट नहीं होता. इसलिए जब मेटल मैग्नीशियम आई तो बॉन्ड टूट गया और बन गया फिनाइल magnesium bromide, who is the one having carbon metal bond, and the one having carbon metal bond are called organometallic compounds. So Grignard reagent is an organometallic compound. So here we are doing is what is Grignard reagent and what are its applications. So Grignard reagent, as I said, is organometallic compound who having carbon metal bond. This is organometallic compound and is being synthesized when alkyl halides are treated with magnesium. In ether, ether is a solvent. उसका क्या काम है बात करते हैं अभी. ये जो organometallic compound है, Grignard reagent है, was discovered by Victor Grignard, who got a Nobel Prize in the year 1912, because this is a very important synthetic product. So this discovered by Victor Grignard.
क्योंकि इसकी बहुत एप्लीकेशंस हमारे पास हैं। और विक्टर ग्रिगनार्ड got Nobel Prize for his synthesis in 1912. मिस्टर क्रिश, आप सो भी सकते हैं। वही जुखाम बुखार कई चीज़ें हैं, मन पढ़ने में ना हो तो सब कुछ बोझ जैसा ही लगता है, ऑर्गेनिक भी बोझ ही लगती है। दिस इज, अब बात आई कि अल्काइल लिथियम के साथ, मींस कंपाउंड तो वहां भी बनेगा बट वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं है, सो वहां बन जाएगा जी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, क्योंकि आपको पता है लिथियम की वैलेंसी 1 होती है। एलआई उसके साथ बन गया तो एक एलआई ने बीआर के साथ लिथियम ब्रोमाइड बना दिया। हम इस टाइम रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं जिसके अंदर ये आ गया, और इसके अंदर आ गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हमने क्या किया, CH3 Br को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया, और ट्रीट भी किया ईथर में। क्यों मैं उसी की तरफ आ रहा हूं, एंड वी गॉट इट organometallic CH3 MgBr and is ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जिसकी हमारे पास आगे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। आपने कहा सर ईथर क्यों, देखिए अभी ईथर इसलिए कि ये जो मेटल है मैग्नीशियम, ये है लुईस एसिड, और ईथर होते हैं लुईस बेस। तो ये ईथर के साथ रहना चाहता है, पसंद करता है, क्योंकि ये ईथर के साथ ईथरेट बना देता है। दिस इज कॉल्ड ईथरेट, मतलब जब ईथर के साथ वो कॉम्प्लेक्स कर रहा है। और इसी कोऑर्डिनेशन वजह से उसको हम ईथर में बनाते हैं। अब बात आई कि भाई इसकी एप्लीकेशंस क्या बताएं, ऐसी कौन सी जगह है जहां ग्रिगनार्ड रिएजेंट की एप्लीकेशन नहीं है। बात नंबर 1, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, that is we having here CH3OH getting, if it is treated with Grignard reagent, let us say CH3 CH2 MgBr in presence of ether, we know the cleavage here occurs like this, that is, this is negative and this is positive. So CH3 CH2 negative, and we know that alcohol having active hydrogen.
Active hydrogen is the hydrogen bonded to the most electronegative atom. So this will cleave from here, we'll be giving H positive, who will take this H positive? CH3 CH2 negative, and we will be getting CH3 CH3 plus Mg Br and OH. So this is the product we are getting is alkane. It means any hydrogen containing compound MgBr with OCH3. The reason being is कि यहाँ CH3 CH2 नेगेटिव बन रहा है और CH3 CH2 नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि ये किसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, एल्केन बना सकता है. इट मीन्स आपने इसी को ही NH3 के साथ ट्रीट कर दिया, आपने इसी को ही एसिटाइलिन के साथ ट्रीट कर दिया, आपने इसी को ही वाटर के साथ ट्रीट कर दिया जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, आपने इसी को ही CH3COOH के साथ ट्रीट कर दिया जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, आपने इसी को ही अमाइड के साथ ट्रीट कर दिया जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है. ध्यान रहे इस बात का, ये एक इकलौता एसिड डेरिवेटिव है जिसकी रिएक्शन औरों से बिल्कुल अलग होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. और कारण क्या है? कारण साफ है, कारण है एक्टिव हाइड्रोजन. इट मीन्स इन ऑल दिस केसेस these reactions they will occur with ether, and the product formed in all cases will be the same. अगर डिफरेंस होगा तो दूसरे प्रोडक्ट में डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. क्लियर हो गया ना? का मतलब हुआ कि दूसरा मीन्स जहाँ NH3 है वहाँ NH2 आ जाएगा, HC के साथ Mg के साथ C आ जाएगा. सो दिस इज MgBr वैसे का वैसा रहा, NH3 के बजाय यहाँ NH2 आ जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH में Mg के साथ Br है और Br के साथ है C ट्रिपल बॉन्ड CH. यस और नो? हमारे पास Mg है, Mg के साथ Br है और Br के साथ आ जाएगा कौन? OH. हमारे पास OCOCH3 है, वो भी आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा NHCO CH3. So with all the product formed is alkane. And this reaction is called Zaryvitnov reaction.
Zary-Witnoff reaction. Zary-Witnoff, and this reaction gives indication that all the one who are being written here, they all are acids. They all having active hydrogen. So आपको पूछ दिया गया कि भाई एक रिएक्शन बताएं जिसमें अमोनिया एसिड एक्ट करता हो, एसिटिलीन एसिड एक्ट करता हो, वाटर एसिड एक्ट करता हो, एसिटिक एसिड एक्ट करता हो, अमाइड एसिड एक्ट करता हो. हमने कह दिया ये सारी रिएक्शन वही हैं जिसमें वो एसिड एक्ट करता है. बट बात यहां खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ी और एप्लीकेशन नंबर 2 में आ गया कि किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो. सो एप्लीकेशन नंबर 2 इज, इसमें पहले एसिटल्डिहाइड लें. एसिटल्डिहाइड हो जाए तो उसके बाद एसीटोन लें. एसीटोन हो जाए तो उसके बाद कोई एसिड डेरिवेटिव लें. Let us say this acid derivative. Let us say, क्या क्या पढ़ा था हमने एसिड में? एसिड हैलाइड, एस्टर. Let us say एनहाइड्राइड. बस पहला स्टेप करना है, अगला स्टेप खुद आएगा. क्या मैं लिख दूं? सेकेंडरी अल्कोहल. मैकेनिज्म तो हमने बना दिया है, ठीक हो गया. क्या मैं लिख दूं टर्शरी अल्कोहल? CH3 CH3 CH3OH. आइए यहां कुछ फर्क है. ये कौन है? ग्रेगनार्ड रिएक्शन. एक स्टेप में फर्क है, बाकी उसके बाद सेम है. क्या फर्क है आप खुद सोचो. जब आप इसकी नेचर ऑफ रिएक्शन कर रहे थे तो आपने क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. आपने सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बोला? बताओ क्यों नहीं बोला सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तब होती है जब कोई जाता है, और जाने वाला कौन है? CH3. जो कैसे जाएगा? CH3 नेगेटिव. CH3 नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस है? CH4 का. CH4 कैसा एसिड है? वीकेस्ट एसिड. उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कैसा लिविंग ग्रुप है? इसलिए वहां सिर्फ एडिशन हुई. पर सोचो यहां कौन है? Cl नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस है? HCl का. HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो गुड लिविंग ग्रुप. ये कौन है? अल्कोहल का. अल्कोहल भी कोई कम नहीं है, अल्केन से तो स्ट्रॉन्ग ही है. और ये कौन है? ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? समझ पा रहे हो आप? अगर ये एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो आप समझ रहे होंगे कि एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है. वीक होता है तो कैसा लिविंग ग्रुप है? अच्छा लिविंग ग्रुप है तो मैं क्या कहूं? दैट नेचर ऑफ रिएक्शंस ऑफ दीज एसिड डेरिवेटिव आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब के यहां वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और कोई ग्रुप जाएगा. क्लियर हो गया? इसलिए आप बस एक स्टेप देखें, बाकी सब सेम है. ध्यान दें यहां जब पहला अटैक हुआ होगा तो इसके ऊपर रहा होगा,
और यहां भी आप थोड़ा समझें, अगर ये A है, ये B है और ये C है, जो इस कार्बन को रिच बनाएगा वो रेट को कम कर देगा। अरे भाई यहां तो अच्छी बात है, कौन है? -I डोमिनेटिंग, बहुत बढ़िया हो गया। यहां पर कौन डोमिनेटिंग है? +R। इसका भी +R है पर कम है क्योंकि इसका -R है। सो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं मैं? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ठीक लिखा? G नहीं, A then it is C and then it is B। ठीक हो गया? का मतलब क्या हो गया कि भाई एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी एस्टर से ज्यादा है। अब आइए आप जरा, एक बता रहा हूं, बाकी सब सेम। जब उसने ऊपर बॉन्ड शिफ्ट किया, वहां क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट हो गया जी। उसके ऊपर कौन आ गया अटैक करने? CH3 आ गया जी। O नेगेटिव के साथ कौन है जी? MgBr पॉजिटिव है जी। यस और नो? और C के साथ कौन है जी? इधर Cl है जी। समझ रहे हो? और फिर देखो क्या हुआ। बोला सही, एक ही स्टेप डिफरेंट है। दिस इज दिस बिकॉज दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। When this is a good living group, what we got it? Mg, Br and Cl. And what we got it? Is it not acetone? It means the end product of this reaction will be tertiary alcohol. अभी क्या चाहिए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और चाहिए आपको। इसका मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां है, ये क्या होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए। एंड द एंड प्रोडक्ट इज हियर। एंड प्रोडक्ट इज हियर। सो व्हाट डू यू थिंक ओवर हियर? व्हाट विल बी डिफरेंस? सिर्फ डिफरेंस कहां आएगा? अरे देख रहे हो, सिर्फ डिफरेंस कहां आएगा कि MgBrCl की जगह MgBrOCH3 होगा। अरे लिविंग ग्रुप कौन है? इसका मतलब बाकी तो सब सेम होगा। सेम मतलब कौन? एसीटोन प्लस MgBrOCH3। Is it okay or not? और आप देखो इधर, बढ़िया अच्छा कौन होगा यहां? सेम चीज वही। कौन प्रोडक्ट बना? एसीटोन। अरे भाई एसीटोन बना, इट मीन्स एंड प्रोडक्ट विल बी अगेन टर्शियरी अल्कोहल। सिर्फ फर्क कहां है? Mg के साथ Br के साथ OCO CH3 है। समझ में आ गई बात? एंड द एंड प्रोडक्ट अगेन विल बी टर्शियरी अल्कोहल। तो आप चाहे इधर से करो, आप चाहे इधर से करो, ऑल विल बी फॉर्मिंग टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।